तो ये है क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसमें ऑप्शन ए है आपका वीर पांड्या कोट्टाबोमन, राजराज चोल और हैदर अली और मार्तंड वर्मा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो मार्तंड वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये है कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध से हो गया था। तो डच जो है 1602 में आए थे और इनका जो पतन है 1759 ईस्वी में हो गया था। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा? तो जो वास्को डी गामा है वो 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था, 1498 ईस्वी में। बाकी ये पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाल अन्वेषक ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये भी 1498 ही है, इसका अभी हम पढ़ चुके हैं, 1498, सी ऑप्शन सही है। नवाब सिराजुद्दौला इनमें से किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो नवाब सिराजुद्दौला है वो प्लासी के युद्ध में। इसका ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला क्या हुआ? पराजित हुआ। सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए इसके बारे में और लिखा है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही है। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच? अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया? तो इसका ये 1757 के प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन ए इसका जो है ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 1757 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने इससे नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन 26 लाख रुपए जो है वो सही हो जाएगा, 26 लाख। बाकी देखते हैं इसके बारे में। बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1765 में क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। तो ये 26 लाख रुपए ही इसका सही आंसर है। नजमात-दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया गया। नजमात-दौला को बंगाल का नवाब। आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, अवध। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। अगला, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो जो इसका ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 1612 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1612 ईस्वी। देखिए बाकी ये है 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्री तट पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व थॉमसन बेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार का निरंतरता भंग हो गई थी। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1616 ईस्वी। ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट जवाब है, 1616 ईस्वी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ने अपना परिचालन या स्थापना 1616 ईस्वी में की थी। इन्होंने वर्ष 1620 में अपनी फैक्ट्री ट्रानकेवार में स्थापित की थी। अगला है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मैसूर, सी ऑप्शन। मैसूर से ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीरंगपट्टनम। एक कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए निम्न में से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? जो फ्रांसीसियों की जो मदद की थी वो टीपू सुल्तान। इसका आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद की थी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद की और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में उसकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान जो है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मारा गया। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। बाकी देख लेते हैं क्या है। देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही राजधानी में फ्रांस व मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की थी। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई थी इसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में लिखा है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों, ये 1799 में हुआ था, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया। इसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतः पराजित हुआ तथा उसकी मृत्यु हो गई। मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंबई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? ये 1853 ईस्वी में चली थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इस समय ट्रेन चली थी। ये लिखा है, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था और प्रथम यात्री ट्रेन 1853 में बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर ये पूछ ले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, तब आ जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में लिखा है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया? तो ये जो सती प्रथा का जो कानून है ये 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था समाप्त। देखिए, भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में एक कानून पारित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला प्रांत था वो तो हैदराबाद था, जबकि दूसरा जो है वो इसमें मैसूर हो जाएगा 1799। मैसूर इसका सही आंसर, दूसरा प्रांत स्वीकार करने वाला। बाकी देख लेते हैं क्या है। भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तंजौर, तीसरा अवध और इस तरीके से सभी इसमें बाद में मिलाए गए थे। तो इसमें दूसरा पूछा है तो दूसरा जो है वो मैसूर है, जबकि पहला हैदराबाद है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। देखिए इसके बारे में, भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस
के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया जो कि शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर, व्यापार क्षेत्र में सुधार किए। प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारियों से घूस तथा निजी व्यापार में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो अवध का जो विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में वो 1856 के समय हुआ था। देखिए यह है इसके बारे में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो यही अभी हमने पढ़ा है 1856 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले गए और दिल्ली का डिवीजन छोड़कर उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया? तो इसमें जो 1858 में जो लॉर्ड कैनिंग है वो इलाहाबाद में पहुंच गया था। इलाहाबाद इसका राइट आंसर है, इलाहाबाद। बाकी देख लेते हैं। जनवरी 1858 लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली का डिवीजन छोड़कर उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहते हैं? तो लॉर्ड जो रिपन है, लॉर्ड रिपन, इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी थी कि वे प्रांतीय स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें जिससे ये निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू किया, जिसे किस लॉर्ड द्वारा लागू किया गया था? तो 1856 के जो समय था उस समय लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था, तो इसमें लॉर्ड कैनिंग ही सही होगा। 1856 देखिए ये लिखा है। और इसके बारे में विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए। 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी वैध माना गया। बंगाल विभाजन 1805 किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। देख लेते हैं क्या है। बंगाल विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन के कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधाओं को बताया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और 16 अक्टूबर, ये डेट बहुत ज़्यादा आती है, 16 अक्टूबर 1905 को ये योजना प्रभावी हुई और 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने उपवास रखा तथा वंदे मातरम गीत गाया गया और एक दूसरे को राखी बांधी। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थी? तो 1905 में जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। किस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था? तो मार्ले मिंटो सुधार है वो 1909 में हुआ है। एक और सुधार आता है 1919 का, उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लेकिन मार्ले मिंटो है वो 1909 है। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर सन 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले भारत सचिव थे। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगले देखिए, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लागू किया गया था।
किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो बंगाल में जो स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही अभी हमने क्या पढ़ा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसे ही स्थायी बंदोबस्त और स्थायी स्वशासन आ जाए तो लॉर्ड रिपन, ये हमने अभी अभी सभी कुछ पढ़ा है। लॉर्ड रिपन तो स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो है वो कॉर्नवालिस है और स्थायी स्वशासन है लॉर्ड रिपन। ये सब बाकी देख लेते हैं क्या है। स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। ये भूकर व्यवस्था 1793 ईस्वी में कर दी गई। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना जमींदारों को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी जमींदारी प्रथा ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो इसमें बाकी ये वाला क्वेश्चन कल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल ये वाला इतिहास जो आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा, फिर कल ही हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।